ओके जी। ओके, ऑलराइट। मुजम्मिल इज सेइंग कि जब भी हम ऐसे का नाम लेते हैं तो इट मींस कि हमारे जहन में ये आना चाहिए कि वी आर राइटिंग समथिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। चलें, दैट्स फाइन, फेयर इनफ दैट यू हैव अ डेफिनेशन देयर इन योर माइंड। अच्छा जी। सो पार्टिसिपेंट्स, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हाईली इंपॉर्टेंट है। इन केस यू हैव नॉट योर नोटबुक्स विद यू, नोटबुक को पास रख लीजिएगा। यूं समझ लीजिए कि आज अगर हम किसी भी चीज की एनाटॉमी को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके स्केलेटन को समझने जा रहे हैं, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, तो हम एक एक चीज को जिस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, उस तरह से हम इसको समझने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू चेक इट आउट कि ऐसे होता क्या, बिकॉज ऐसे सब्जेक्ट डिफिकल्ट इनफ कि हर दफा पेपर में 98% लोगों को ये ले होता है। सो जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट ऐसे, ऐसे का मतलब जो है दैट इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हियर। ऐसे को जनरली तो हम यही समझते हैं कि जब भी किसी ने ऐसे का नाम लिया तो ऐसे की डेफिनेशन आ जाती है जी, अ पीस ऑफ कंपोजिशन। अब ये जुबान कोई भी हो सकती है। अ पीस ऑफ कंपोजिशन मे बी इट इज द ऐसे। एंड जब आप ऐसे की बात कर रहे हो, पीस ऑफ कंपोजिशन है और ये कंपोजिशन का पीस है, यहाँ तक तो ऐसे की डेफिनेशन ठीक है, इनफ है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, यू नीड टू ऐड टू थिंग्स। पहली चीज यहाँ पे आप ये ऐड करोगे कि अब जो है ये जो पीस ऑफ कंपोजिशन है, ये रिजल्ट होना चाहिए किस चीज का, कि इसमें आपकी कॉन्शियस एफर्ट जो है वो शामिल होनी चाहिए। पहली बात तो ये होगी, कॉन्शियस एफर्ट होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस कॉन्शियस एफर्ट के साथ, जागते हुए खुली आंखों के साथ, जो आपने प्रोड्यूस किया है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। जो प्रोडक्शन है, जो आउटकम है, वो आपकी होनी चाहिए यूनिफाइड। इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, बैलेंस्ड और कोहेरेंट पीस ऑफ राइटिंग। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें जब आपके ऐसे के अंदर आ जाती हैं, दैट इज बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे। सो आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि जब भी हम ऐसे की बात करते हैं, ऐसे का मतलब ये है कि आपने अपने वर्ड्स के अंदर अपने अल्फाज को उठाया, उन्हीं के अंदर आपने अपने आइडियाज को एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज ऐसे। अगर इतना ही सिंपल ऐसे होता तो शायद कभी भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स में 98% लोग इस सब्जेक्ट में फेल नहीं होते। इट मीन्स कि बाजुकात हमें हमारा ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ ब्लैकमेलिंग लेके डूब जाती है कि अच्छा ये तो काफी इजी है, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट इजीली। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अब हमें समझने की जरूरत है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमारे पास दो चीजें रिपीट होती हैं। एक तो सब्जेक्ट रिपीट होता है और दूसरा थीम रिपीट होता है। तो सादा सी बात कह लें, सादा लफ्जों में, तो एक ऐसी मेंटल डिसिप्लिन आपका वो चेक किया जाता है इस एग्जाम्स के अंदर, कि जिसमें ये देखा जाता है कि आपका माइंड जो है वो ट्रेंड कितना है, इसमें कितनी कैपेसिटी है कि ये आर्ट ऑफ अरेंजिंग एंड एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स, आपने अरेंज कैसे किया और एक्सप्रेस कैसे किया। पार्टिसिपेंट, जब भी मैं एक्सप्रेस की बात करता हूँ ना, इस वर्ड को थोड़ा सा गौर करें, आपके लिए ये वर्ड जो है वो दुनिया बदल देगा। देखिए, एक्सप्रेस समथिंग दैट इज प्रेस्ड इनसाइड, जो आपके अंदर दबा हुआ है, उसको आपने अरेंजमेंट के साथ किस तरह से प्रेजेंट किया। और ये प्रेजेंटेशन क्या इस तरह से है कि वेल ऑर्डर्ड मैनर्स के अंदर जो है वो ये है। सो इफ इट इज, देन दैट्स फाइन, दैट इज एन एसेट। ऐसे की दुनिया में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमें एक और चीज समझ में आती है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बल्कि तमाम कमीशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो देखते हैं कि जब हम पीएमएस का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वहां पे उन्हें सेपरेटली एक पैराग्राफ भी लिखना होता है। और हम ये जानते हैं कि सीएसएस के अंदर जो ऐसे होता है वो 25 से 30 पैराग्राफ का लिखा हुआ कि एक कंपोजिशन होती है, एक अरेंजमेंट होती है। सो
अब पैराग्राफ्स मुख्तलिफ मिलकर एक ऐसे बनाते हैं, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन दोनों के अंदर एक फर्क है। आगे बढ़ें और इन तमाम डिटेल्स को समझें उससे पहले एक फर्क समझ लो जरा। जब आप पैराग्राफ की बात करते हो, पैराग्राफ हमारे पास पैराग्राफ और ऐसे के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि पैराग्राफ आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीट थॉट आर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट ऑन अ सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट आपने दिया, उस सब्जेक्ट के ऊपर जो थॉट इसने मुहैया की वो आपको पैराग्राफ में मुहैया कर। लेकिन जब आप ऐसे की बात करते हो, जब आप ऐसे की बात करते हो, ऐसे डील करता है टॉपिक्स के साथ। यहाँ पे टॉपिक्स आ जाते हैं और एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कंप्लीट थॉट या इंफॉर्मेशन वाले कई पैराग्राफ्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वी मे हैव अ लॉट मेनी पैराग्राफ्स। सो यहाँ तक जरा कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो मुझे बताइएगा कि आपको ऐसे की डेफिनेशन, पैराग्राफ और ऐसे के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और एक ऐसे की के लिए क्या चीजें नागजीर हैं, इनएविटेबल हैं, उनका पता चल गया। आर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ थॉट्स हैं, वेल ऑर्डर्ड मैनर्स हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है, यू आर जस्ट सपोज्ड टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स ताकि हम यहाँ से आगे चलें। सो इट इज क्लियर पार्टिसिपेंट्स? Okay, that's fine. That's good. Okay, so moving on from here. Okay, no, we are supposed to understand the types of the asset. So, assets की कुछ types भी होती हैं। Participants हमारे पास जब aspirants जो हैं वो ऐसे को attempt करने बैठते हैं, they do not know कि कौन सी type है, किस type में हमने जाना है, किस तरह से उसे attempt करना है। सादा सी अगर बात कर लें, सादा लफ्जों में समझने की कोशिश कर लें, मुख्तलिफ जगहों पे लिखा पढ़ा आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे आज समझ लीजिएगा बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज स्पेसिफिक थिंग्स अगेन। 6 टाइप्स हैं जो CSS PMS के पेपर्स का हिस्सा बनती हैं। 6 टाइप्स के जो हैं वो हमारे पास एसेस होते हैं। ये 6 टाइप्स कौन सी हैं, इनको समझना जरूरी है, इसलिए इन पर बात करेंगे। पहली टाइप हमारे पास होती है एक्सपोजिटरी एसे, EXPOSITORY। शायद लफ्जी मतलब तो आप सभी को पता हो, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। दूसरी टाइप देख लीजिएगा, दूसरी टाइप आपके पास परसुएसिव ऐसे होती है। परसुएसिव ऐसे इसको आमतौर पे या सादा लफ्जों में हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी कहते हैं। सो आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस की जब हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ना सिर्फ समझना जरूरी है बल्कि हमें ये भी देखना जरूरी है कि आर्ग्यूमेंट्स के का मतलब क्या होता है। सो हम इस पर भी बात करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। सो डिस्क्रिप्टिव ऐसे एंड फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है जी नैरेटिव ऐसे। फिफ्थ पे हमारे पास आ जाएगा इमेजिनेटिव ऐसे। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपके पेपर का पार्ट है। और 6 नंबर पे आपके पास आ जाता है रिफ्लेक्टिव ऐसे। सो जी वी आर गोइंग टू स्टॉप फॉर सम सेकंड्स हियर। आपने करना सिर्फ ये है कि इन टाइप्स को एक दफा मेमोराइज कर लीजिए। what do you mean by expository essay, what do you mean by persuasive essay, what do you mean by descriptive essay, what do you mean by narrative essay, imaginative और reflective, इन पे हम बात करें। so आपको यहाँ तक क्लियर, आपने इसको देख लिया। लेट्स मूव ऑन और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम बात करते हैं एक्सपोजिटरी की, स्क्रीन सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। Okay, so whenever you talk about expository, what do you mean by expository? Expository ऐसे, expository का मतलब ये है एक ऐसा हम आपके पास ऐसे की वो किस्म है जिसमें ज्यादातर चीजें जो है वो इंफॉर्मेटिव होती, मोस्टली इंफॉर्मेटिव होती। एक्सपोजिटरी
को आप जो है वो एक्सप्लेनेटरी भी कहते हैं। एक्सप्लेनेटरी का क्या मतलब है? ये एक्सप्लेन करने की आप इसमें कोशिश करते हो। आपकी कोशिश ये होती है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया जाए, और वो आप क्या एक्सप्लेन करते हो? आप इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो, किसी भी जो जो ऐसे का टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करते हो। मिसाल के तौर पर आपको आ जाता है डायलेमा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। आप इस पे क्या करो? आप एक्सप्लेनेशन की तरफ जाओ। आप इसमें क्या करोगे? आप एक्सप्लेन करोगे। आप इसके अंदर क्या चाहोगे? आप इसमें कोशिश करोगे कि आपने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ जो है वो तमाम चीजों को बयान करने की कोशिश की, और वन बाय वन आपने तमाम चीजों को क्लैरिटी के साथ और ल्यूसिडिटी के साथ आपने इनको एक्सप्लेन कर दिया। सो ये आपके सामने आ गया कि जिसमें आपने एक्सप्लेन किया, जिसमें आपने इन चीजों को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, दैट इज एक्सपोजिटरी एसे। सो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, यहाँ तक हम जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे एंड जस्ट मेक योर कमेंट हियर। एक्सपोजिटरी के मुतालिक आप क्लियर हैं? यू आर क्लियर अबाउट एक्सपोजिटरी? व्हाट्स about explanation? It's about talking about a concept. Dilemma of electricity, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, किसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे लिखना शुरू हो जाता है, किसी ऐसे फैक्टर के ऊपर लिखना पड़ जाता है जहां पे आपसे थॉट्स के मुतालिक एक्सप्लेनेशन की जाती है, वो आपके पास आएगा एक्सपोजिटरी ऐसे। यहाँ पे आप क्लियर हैं? के पेपर में जब भी पेपर सामने किस्म के जो टॉपिक्स हैं, 6 किस्म के जो टाइप्स हैं, इनको आपने सबसे पहले देखना है कि आपका ऐसे किस डोमेन में फॉल करता है। जी दूसरी हमारे पास जो टाइप है, दैट इज परसुएसिव। नाम से बड़ी आसान सी लगती है, लिखना बड़ा मुश्किल होता है इस टाइप के अंदर, और उसकी बड़ी वजह क्या होती है? हम सभी को अपनी जिंदगी में लगता है कि हाँ, मुझे कोई भी काम दिया जाए, मैं तो लोगों को आसानी से आर्ग्यूमेंट्स के साथ जीत लेता हूँ। मैं बड़ा अच्छा जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है? क्या ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स का नाम है? पर्सुएसिव ऐसे या आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना। कन्विंस किसको करोगे? रीडर को। और आपके केस में रीडर वो रीडर है जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। एक ऐसा वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जिसको ये तमाम चीजों पर पूरी कमांड है। अब आपने इसके अंदर क्या करोगे? जैसे कि इसके टाइटल से भी जाहिर है, आप आर्ग्यूमेंट्स की तरफ जाओगे। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स की तरफ जाना और उनको बिल्ड करना, ये कैसे है? देखिए, जनरली जब भी आपके पास इस किस्म के ऐसे आते हैं, इस किस्म के टॉपिक्स आते हैं, आपको कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात करना होती है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स वंस अगेन ये क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाता है, आजकल रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो है वो वॉर है, आप किसकी साइड लेना चाहेंगे? रशियन यूक्रेन वॉर इज नॉट बेटर फॉर ह्यूमैनिटी, या देयर इज नो नीड ऑफ वॉर। अब आपको कन्विंस करना है कि ये ऐसा है या नहीं। सो ईदर यू हैव टू टेक अ पोजीशन। सो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं, डेफिनेटली आप इस पे एक्सप्लेन करेंगे कि यस देयर इज अ नीड ऑफ वॉर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर वॉर में ना जाए तो उनकी इकोनॉमी तो डेफिनेटली गिर जाए। अगर कोई इजराइल से है तो वो डेफिनेटली ये कहेगा यस देयर इज अ नीड ऑफ वॉर। लेकिन हम जो पाकिस्तान से हैं, डेफिनेटली वॉर इज नॉट फर्स्ट, तो हम इसके लिए कहेंगे नो इट्स नॉट गुड। इसके अंदर कोई जनरल एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। इसके अंदर कोई जनरल स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं। इसके अंदर ऐसे नहीं होते हैं कि आपने कोई ऑलरेडी रेडी मेड मटेरियल जो है वो प्रेजेंट कर दिया। आपने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, आपने
कन्विंसिंग जो है कोटेशंस को कोट करना है, आपने एक्सपर्ट्स को कोट करना है, आपने रिपोर्ट्स को कोट करना है इसके अंदर, और आपने इसके अंदर जो कंसर्न फील्ड की अथॉरिटीज हैं उनको कोट करना है। और जब आप इनको कोट करेंगे तो डेफिनेटली ये तभी मुमकिन होगा जब आप जो है वो जर्नल्स को पढ़ते हो। जर्नल्स का क्या मतलब है, आप जब मैगजीन्स को पढ़ते हो, बहुत अच्छे मैगजीन्स हैं, फॉरेन अफेयर का मैगजीन जो है, फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा जो है वो द इकोनॉमिस्ट जो है वो रिकमेंडेड है, जरूर पढ़िएगा। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मैगजीन्स हैं, अगर आप उनके साथ गुजारा कर सकें तो ठीक है, वरना मेरी रिकमेंडेशन है कि आप डॉन को पढ़िएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। दो टाइप्स क्लियर हो गए। सो पार्टिसिपेंट्स, आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। पहला एक्सपोजिटरी, दूसरा आर्ग्यूमेंटेटिव या परसुएसिव। सो क्लियर, यू आर जस्ट सपोज्ड टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको यहाँ तक क्लियर है और हम यहाँ से आगे मूव ऑन करें। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू सो मच जी। नईम साहब को बस क्लियर हुआ, मुजम्मिल साहब, जुबैदा साहिबा, सारा साहिबा, डॉक्टर सानिया साहिबा तो आई थिंक लेफ्ट पे भी, उन्होंने हाँ मैसेज किया था कि शी इज इन द हॉस्पिटल। ओके जी। सो moving on from here, the third type is descriptive one. So here you need to take a step further. Descriptive is quite close to description. अब हम क्या करते हैं, YouTube पे हैं, YouTube के ऊपर लिखा होता है, ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे चला जाइएगा। सो डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी भी ऐसे को पकड़ा, लंबी लंबी लाइनें लिख दी, उसके तारीफी असनाद लिखते चले गए और ये जी डिस्क्रिप्शन हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट, इतना सादा नहीं है। डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे कुछ और, जिसका मतलब ये है आप रीडर है, जब वो आपका ऐसे पढ़ रहा है तो इसको एक विजुअल इंप्रेशन जाना चाहिए, उसकी विजुअल इंप्रेशन होना चाहिए। आप अगर कोई प्लेस के बारे में ऐसे लिख रहे हो, आप किसी पर्सन के बारे में ऐसे लिख रहे हो, आप किसी इवेंट के बारे में ऐसे लिख रहे हो, 9/11 के बारे में ऐसे आ जाता है आपके पास 1917 की रेवोल्यूशन के बारे में ऐसे आ जाता है, आपके पास जो है वो 1789 की रशिया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आ जाता है। आप इनमें से किसी पे भी लिख रहे हो, आप इवेंट पे लिख रहे हो, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लिख रहे हो, आप डिस्क्रिप्टिव एसेस पे जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से मुराद ही यहाँ पे ये है कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इतनी विविड होनी चाहिए, इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि रीडर जो है वो पढ़ते पढ़ते विजुअलाइज करने के काबिल हो जाए। ये कैसे करने के काबिल होंगे आप, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये तमाम चीजें आपको बता देंगे। सो विजुअलाइज करने की, और विजुअलाइज कैसे होगा, तो उसके माइंड के अंदर वो पिक्चर जो है वो क्लियर होती चले जाए, उसे पता चल जाए हाँ जो चीज डिस्क्राइब की गई है फेयर इनफ, मुझे समझ में आ गया वो, ये होती है डिस्क्रिप्टिव एसेस। अच्छा जी, 3 टाइप्स कवर हो गई। एक्सपोजिटरी, हमें इंफॉर्मेशन देनी है, एक्सप्लेन करना है। आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंट्स के साथ कन्विंस करना है। डिस्क्रिप्टिव, विजुअलाइजेशन की तरफ जाना है। फोर्थ नंबर की तरफ आते हैं नरेटिव। नरेटिव ऐसे जब भी सामने आता है एस्पिरेंट्स शुरू हो जाते हैं कि अच्छा इसका तो मतलब होता है नरेट करना, इसका तो मतलब ये है। नरेटिव का मतलब यही है कि जब मिसाल के तौर पर मुझे इस्लामाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ बाय एयर, अब मुझसे किसी ने पूछा कि अच्छा जी आप जो हैं वो इस्लामाबाद गए, ये जो मैंने सीरीज ऑफ इवेंट्स थे, जो मैंने वाकयात थे, इनको जो मैंने नरेट कर दिया, होना तो यही चाहिए कि ये कैसे हो गया। ये बात सच है वहां तक अगर मैं कोई नॉवल लिख रहा हूँ, अगर मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ कि ठीक है मैं सुबह उठा, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया और वगैरह वगैरह वगैरह, मैं इस्लामाबाद पहुंच गया।
लेकिन जब हम CSS की बातें करते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बातें करते हैं, हमें थोड़ी सी पिक्चर की तीसरी तरफ या थर्ड साइड ऑफ द पिक्चर को सामने रखना है। नैरेटिव ऐसे जो होते हैं, यहाँ पे ये क्या होता है कि ये जो इवेंट्स आपके होते हैं, ये इवेंट्स जो है वो ये टॉपिक बन जाते हैं, टॉपिक बन जाते हैं। बात मुश्किल है, एक्सप्लेन करता हूँ। टॉपिक बन जाते हैं और जो नरेशन होती है, जो बयान करने वाला है, जो नरेशन आप वहां पे लिख रहे हो, उसके अंदर राइटर यानी कि आपके अपने कमेंट भी ऐड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कंट्री के अंदर जो है आपको ऐसे आ जाता है, जिस तरह से ईद उल अजहा पे आ जाता है, फर्ज कर लें किसी इवेंट पे आ जाता है, किसी ऐसे फेस्टिवल पे आ जाता है जो आपकी अपनी कंट्री के अंदर हो रहा है, कोई भी हो सकता है। सो अब आप क्या करोगे, आप डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन तो सीरीज ऑफ इवेंट्स ही बयान करने हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो टॉपिक आप नरेट करोगे इसमें आपके अपने कमेंट्स भी शामिल होंगे, और अगर कोई डिजास्टर हुआ है शामिल होंगे। इसी तरह से नैरेटिव एसेज में अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है, पाकिस्तान 1935 हुआ, 1905 के अंदर हुआ, जब आपको डिजास्टर्स के बारे में लिखना पड़ता है, जब आपको प्लेन क्रैश के बारे में लिखना पड़ता है, जब आपको 9/11 के बारे में लिखना पड़ता है, जब आपको किसी जहाज के शिप रैकिंग के बारे में लिखना पड़ता है, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप नैरेटिव एसेज की तरफ जाते हो। और नैरेटिव एसेज के अंदर आपके अपने कमेंट, ये वो कमेंट होंगे जो कि आपने बिल्ड किए, जो कि आपने लर्न किए अपनी रीडिंग से, जर्नल से, मैगजीन से, वो शामिल हो। सो पार्टिसिपेंट्स, आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये 4 की 4 टाइप्स समझ में आ गई। हमारे पास 2 टाइप्स मजीद बाकी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम अपनी 5वें टाइप की बात करते हैं। आसान है, काफी आसान है। इस दफा पंजाब के PMS के पेपर के अंदर जो है वो इमेजिनेटिव एसेस में से उसने, बल्कि प्रेसी के पेपर में भी इमेजिनेटिव एसेस में से एक उठाया हुआ था, एक पैराग्राफ उठाया हुआ था इमेजिनेटिव। देखें, हर इंसान के अंदर एक पावर होती है। पावर से क्या मुराद है? अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप इस दुनिया से दूर कहीं पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के दरमियान बैठे, ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ों ने, आप पहाड़ों के दरमियान बड़ी खुशगवार सी जगह पर बैठे हैं, लोग खेल रहे हैं, आपके इर्द गिर्द चीजें चल रही हैं। ये एक पावर थी जो आपको यहाँ से, आपके कमरे से उसने अभी उठाया, आपको ले गई वहां पे। ये इमेजिनेशन है, ये आपकी पावर इमेजिनेशन की। आपकी हद तक तो ठीक है कि आप तो चले गए वहां पे, लेकिन क्या पढ़ने वाला भी जाता है या नहीं आता? मिसाल के तौर पर अगर आपको लिखना पड़ जाता है, आपको ऐसे आ जाता है, ऑटोबायोग्राफी आ जाता है, ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे आ जाता है, आपको ये ऐसे ऐसे लिखना आ जाता है जिसमें आपने किसी सिचुएशन को इमेजिनेटिवली बयान करना होता है। सो वहां पे आपको इस तरह के ऐसे को लिखने की जरूरत है। सो इमेजिनेटिव, जिस तरह से PMS में इस दफा था प्लेयर्स ऑफ रीडिंग, अब आप वहां पे किसी भी डायमेंशन में लेके जा सकते हैं प्लेयर्स ऑफ रीडिंग से। सो लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, इमेजिनेटिव ऐसे का मतलब ये नहीं है कि आप ड्रीमी लैंड्स में चले जाएं, आप किसी ऐसी लैंड में चले जाएं जो कि रियलिज्म से बहुत दूर हो, कि आपकी इमेजिनेशन के अंदर आप कहें कि सब चीजें मेरी इमेजिनेशन के अंदर शामिल हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इमेजिनेटिव एसेस के अंदर आपने टू द पॉइंट और कोशिश कि जो रियलिस्टिक चीजें हैं, जो रियलिस्टिक फैक्ट्स हैं, वहां तक रहो। हमारे आखिरी ऐसे की टाइप है रिफ्लेक्टिव ऐसे, रिफ्लेक्शन है। देखें, हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने अक्सर सुना पढ़ा बचपन से लेके अभी तक। एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती क्या है, वो उर्दू में बचपन में पढ़ते सुनते आए हैं, वो चीजें जो, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिस तरह से ऑनेस्टी हो गया,
ट्रुथ हो गया, पेट्रिज्म हो गया, कॉपरेशन हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। रिफ्लेक्टिव एसे से मुराद है उन तमाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करना जो कि एब्स्ट्रैक्ट चीजों के मुतालिक हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के मुतालिक हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं, वो रिफ्लेक्टिव एसे हैं। सो अब क्या है, मिसाल के तौर पर आपको लिखना पड़ जाता है, एक टॉपिक आपको दिया जाता है, द एक स्टेटमेंट है जी, द लीडर्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर डिसऑनेस्ट, बल्कि डिसऑनेस्ट भी नहीं, यहाँ पे क्रुक्ड ह्यूमंस। अब यहाँ पे जो ऐसे आपका आएगा वो आएगा रिफ्लेक्टिव ऐसे। रिफ्लेक्टिव ऐसे में आप क्या करोगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आर्ग्यूमेंट्स के साथ जस्टिफाई करोगे, आप इसके अंदर रिलायबल फैक्ट्स को शामिल करने की कोशिश करेंगे, आप इसके अंदर फिगर्स को ड्रा करोगे, आप इनके अंदर एक्सपर्ट ओपिनियंस को शामिल करते चले जाएंगे, एंड देन फिर जो है वो आप जाके कहीं एंड पे ये बात कह सकेंगे जो कि बचपन में आप पढ़ते आए हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये होनी चाहिए। सो दिस इज द सिक्स्थ टाइप। याद रहे हमारी मीटिंग कहीं पे भी खत्म होगी, हम क्विकली उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें। सो जी यहाँ तक तो हमने समझ लिया। कहानी में ये चीजें हमें बड़े मजे से समझ में आ गई कि हमने ये समझ लिया एक ऐसे होता है, पीस ऑफ कंपोजिशन होता है, उसके अंदर हमें एक्टिव होकर लिखना पड़ता है, 6 टाइप्स हैं, एक्सपोजिटरी, परसुएसिव, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, इमेजिनेटिव, रिफ्लेक्टिव। चीजें इतनी सादा होती नहीं, अगर इतनी सादा होती तो इतनी बड़ी कसीर तादाद में लोग फेल ना होते। इसका मतलब है तस्वीर के अंदर ऐसे के पेपर के अंदर कुछ और भी बाकी है जिसकी वजह से लोग बहुत बड़ी तादाद में फेल होते हैं। पेपर सामने आया, उसमें आपने ये आइडेंटिफाई किया कि इनमें से टाइप कौन सी आप लोगे, उसके ऊपर लिखोगे, लेकिन कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे इसको लिखने की। पहली करैक्टरिस्टिक क्या है, देखो जब भी सीएसएस का पेपर आता है, शीट आपको मिलती है, पेपर के एंड वाली शीट पर चले जाओ, टॉपिक चूज कर लिया, टॉपिक कौन सा था, टाइप कौन सी थी, आइडेंटिफाई कर लिया, अब ऑर्डर की तरफ चले जाओ। ऑर्डर से क्या मुराद है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है, पहली से क्या मुराद है। अब देखो आपने जैसे ही कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, थॉट्स आना शुरू होगी जहन में। अब आपने क्या किया, उन थॉट्स को अपने पेपर के एंड वाली शीट पे लिखना शुरू कर दिया। अब डेफिनेटली आपको सीएसएस के पेपर में 25 से 30 पैराग्राफ के अंदर अपनी कहानी को, अपने ऐसे को, अपने रिसर्च पेपर को, ये रिसर्च पेपर की तरह पैराग्राफ को खत्म करना है 25 से 30 में। और हर पैराग्राफ के अंदर कम से कम 5 से 7 और ज्यादा से ज्यादा 9 लाइनें होनी चाहिए, भी जानते हो। मुझे पता है कि जब आप पैराग्राफ की बात करते हो तो पैराग्राफ के अंदर भी कुछ उसकी टाइप होती है, पैराग्राफ के भी कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जी नहीं साहब, पैराग्राफ के कुछ पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं पैराग्राफ के, कोई आइडिया है आपको? 3 होते हैं सर। वो 3 पार्ट्स होते हैं पैराग्राफ। पहला कौन सा होता है सर उसका जो टाइटल वाला सेंटेंस होता है कि आप इस पैराग्राफ किस चीज के मतलब लिखने जा रहे हैं, टॉपिक टॉपिक सेंटेंस सेंटेंस। होता है, वेरी गुड नहीं जी साहब। सर। और दूसरा आपके पास क्या दूसरा होता सर वो है? सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स होते हैं जिसमें आप दलाइल के साथ वजाहत करते हैं किसी चीज की। तो थर्ड एग्जैक्टली। और नंबर पर सर कंक्लूजन कंक्लूजन होता है। होता है। तो नहीं सब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, 3 पार्ट्स जो हैं वो होते हैं। अब जब जो भी पैराग्राफ लिखना है उसका टॉपिक सेंटेंस होगा, सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, कंक्लूजन। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, इस पैराग्राफ के अंदर जो चीज बताने जा रहे हो, पैराग्राफ एक ही चीज के मतलब लिखा होगा। मिसाल के तौर पर मुझे अपने पैराग्राफ के अंदर पहले पैराग्राफ में पॉवर्टी पर बात करनी है, गुर्बत पर बात करनी है, ये अब एक आइडिया है, ये अब एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर पहली लाइन मेरी इस तरह से ही होगी, poverty can change the
feet of any developed state in days. So ये मैंने टॉपिक सेंटेंस दे दिया। पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर जो लिखना है पहले मैं उसका यूं समझ लें कि मेन आइडिया मैंने पहले वाले अपने टॉपिक के अंदर बता दिया। अब इसके मुतालिक जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो होंगी और थर्ड नंबर पे उसका कंक्लूजन हो जाएगा। ये तो हो गई पहली चीज जो मुझे पैराग्राफ में लिखते हुए इत्तेहाद में बरकत है। सो सेकंड थिंग दैट ये जो 25-30 पैराग्राफ हैं इनका ये मतलब नहीं है कि इन 25-30 पैराग्राफ को आपने पकड़ के बस लिखा और इनको एकदम जबरदस्ती के साथ जोड़ने की कोशिश। देखिए पैराग्राफ्स को जब भी आप लिखोगे आपको इसके अंदर सब ऑर्डिनेटिंग डिटेल्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा कि कौन सी होती हैं सब ऑर्डिनेटिंग डिटेल्स के, मुझे उनको भी इसके साथ मैनेज अप करना पड़ेगा। सो अब आपने हर पैराग्राफ को लिंक करना होगा उससे अगले पैराग्राफ में और ये कोशिश करोगे जो ऐसे का टॉपिक है आप उससे डेविएट नहीं करो, उससे डेविएट नहीं करो। अब आपने क्या करना है इस तरह से यूनाइटेड रह के यूनिटी के साथ मूव करना है। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी ऐसे। 3 नंबर पे गोले 3000 होते हैं बट ये फ्रांसिस बेकन ने कहा था गुफ्तगू इख्तिसार गुफ्तगू का हुस्न है ये। लेकिन मामला तो ये है कि अगर आप इतने लंबे लंबे एक आइडिया एक कॉन्सेप्ट हो सकता है आप उसको इंतहाई लंबी लाइनों में खींचते चले जाते हो, वो कोई एक अच्छा ऐसे नहीं है इस पे वो क्रॉस करेगा। मिसाल के तौर पर मुझे बताना है आई एम पाकिस्तानी। सो मैं किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर नेशनैलिटी, आई एम सेइंग आई एम पाकिस्तान। इसकी बजाय मैं ये कहता हूँ आई बिलोंग टू अ कंट्री located in South Asia having 47 in total in the same continent वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैंने अपनी तरफ से ये बड़ा बताने की कोशिश की कि जी एशिया में 47 और कंट्रीज हैं, मैं उस कंट्री से हूँ, बट नो दैट्स नॉट द आंसर। सो यहाँ पे ब्रीफ आपने ब्रीफ रह के बात कर। फोर्थ नंबर बड़ा अमेजिंग है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास होता है इफेक्टिव स्टाइल। स्टाइल कौन सा होगा? देखिए जब आपने लिखने की कोशिश की आपका अंदाजे बयां कैसा है ये आपके एग्जामिनर को आपके पेपर को पढ़ के ही पता चलेगा। फोर्सफुल होना चाहिए। अगर आपने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को लिया आप कन्विंस कर रहे हो, फोर्सफुल होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट हो तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने लैंग्वेज जो है वो फोर्सफुल रखनी है। और ये फोर्सफुल लैंग्वेज क्या होती है ये जरा गूगल पे सर्च कीजिएगा इस लेक्चर के बाद, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहे तो हम डेविएट हो जाएंगे कि फोर्सफुल लैंग्वेज के अंदर लिखिएगा। आखिरी चीज जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया और आखिरी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हर ऐसे के अंदर पर्सनल टच आपका जरूर होना चाहिए। और इससे मतलब आपका पर्सनल टच नहीं है, यहाँ पे पर्सनल से मेरा मुराद ये है कि आपने जो जो टॉपिक है उसके मुतालिक आपके जो व्यूज हैं वो व्यूज बेस्ड होने चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक। अब यहाँ से मुराद ये है, हाँ जब आप सजेशन दे रहे हो तो तब भी आप एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उनके मुताबिक इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स में और टाइप्स तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद स्टेप्स क्या होते हैं वो कि आपके सामने पेपर आ गया, अब आपने करना क्या है, उसके अंदर लिखना कैसे है, वो कौन सी चीजें पहले चेक करोगे, किस तरह से प्रोसीड फर्दर करोगे, हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और आपको पता है कि हम जो हैं वो इंशाल्लाह कोशिश ये भी करेंगे क्योंकि
प्रेसी और कंपोजिशन और ऐसे कोई एक दिन की बात नहीं होती। आपको 10 वोकैबुलरी वर्ड्स और 10 पास पेपर से इडियम्स वो भी डेफिनेटली आपको करने होंगे साथ साथ। सो जी टेकिंग अ स्टॉप हियर, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सारी स्क्रीन का एक दफा से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम इसी सेशन को दोबारा ज्वाइन करते हैं और आगे जो है वो पर्सनल टच। देखिए हर ऐसे में मिसाल के तौर पे मुझे पॉवर्टी के बाद मुझे एक्सप्लेन करना है डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी पे पर्सनल टच से मुराद ये है, मैं ये कहूंगा इन माय ओपिनियन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, they cannot afford democracy and democratic procedure owing to their ignorance। अब ये मेरा पर्सनल टच है, लेकिन पर्सनल टच में इररेलेवेंट नहीं हो जाना, रियलिस्टिक रहना है। तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी जो है वो इसलिए पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि इकबाल ने कहा था कि हम कोट कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि इलिटरेट और लिटरेट का वोट इक्वल हो। अगर कोई बिरयानी की प्लेट पे वोट सेल कर रहा है और एक दानिश्वर है, कोई मास्टर सीएसएस की प्रिपरेशन बच्चा कर रहा है, उनका वोट कैसे बराबर हो सकता है? तो ये मेरा पर्सनल टच हो। आई एम श्योर सारा मैंने इसे एक्सप्लेन किया आपको। हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन? मीनवेल ये मीटिंग अभी खत्म हो रही है, हम इसे दोबारा